अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के साइंस ग्रुप में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनमें जो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए, उसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो क्वेश्चंस हैं अगर चाहे आप ये कर लेंगे एमसीक्यूज, तो आपका ये सेक्शन भी आराम से निकल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज एंड करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेयोसिस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन होती किस किस तरह से। पहला एक होता है माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस। तो मेयोसिस एक ऐसे सेल डिवीजन को बोलते हैं जो जर्म सेल्स में होती है और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो जर्म सेल्स कौन कौन से हो गए? ओवम हो गया और स्पर्म हो गया। ओवम फीमेल में हो गया, स्पर्म मेल में। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट में होते हैं डॉटर में उसके हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और माइटोसिस में क्या होता है, वो सोमेटिक सेल्स में होता है। यानी कि सोमेटिक सेल उन सेल को बोलते हैं जो अदर देन ओवम और स्पर्म होते हैं। यानी कि वो सेल जो ओवम और स्पर्म के अलावा होते हैं उन्हें हम सोमेटिक सेल बोलते हैं, और सोमेटिक सेल में होता है माइटोसिस। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं पेरेंट सेल के, वो डॉटर सेल में इक्वली आ जाते हैं इन माइटोसिस। और मायोसिस में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो मायोसिस में क्या हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है? तो मायोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम तो नहीं रहते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो जाते हैं। तो ये क्या हुई? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई, मतलब कि मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं रहते। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिड्यूसेस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ। तो ये करेक्ट है। अगला है, टेक प्लेस इन जर्म सेल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। यानी कि जर्म सेल में होता है गैमेट्स बनाने के लिए मायोसिस, तो ये भी ठीक है। अगला है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल फ्रॉम जर्म सेल। तो ये भी ठीक है, क्योंकि जर्म सेल जो ओवम और स्पर्म होते हैं वो मिलके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट फिर डेवलप होता है और सेमेटिक सेल्स उसको और एक बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स। तो वो सेल डिवीजन बताने हमने जिसमें स्पोर्स बनाए जाते हैं, माइटोसिस या मायोसिस जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं यूजुअली। तो आंसर होता है माइटोसिस। और माइटोसिस क्यों? क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही डॉटर में आते हैं। और स्पोर्स में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो पेरेंट स्पोर होता है तो डॉटर स्पोर्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आते हैं। तो इसका आंसर हो गया माइटोसिस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमैटिड्स रीच द पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीजेस। यानी कि वो स्टेज बताना है जिसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं और उनकी मूवमेंट रुक जाती है। यानी कि आप समझें, ये पोल हो गया, ये दो पोल्स हो गए। अब क्या होगा, जो क्रोमैटिड्स होंगे जो पहले एक दूसरे से अटैच थे, ये अगले फेज में क्या हो जाएंगे, एना फेज में ये अलग अलग, यानी कि दोनों अलग अलग पोल की तरफ यूं मूव हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इस तरह मूव हो जाएंगे। तो ये किस फेज में होता है? एना फेज में। इसमें क्रोमैटिड्स अलग अलग मूव हो जाएंगे और उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। तो आंसर हो गया एना फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ meiosis in which centromere shortens and the paired stage chromatids are pulled away. So answer is अवे फ्रॉम वन अदर। तो यानी कि meiosis का वो फेज बताना है जिसमें सेंट्रोमेर्स क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्रोमेटिड जो होते हैं पेयर हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे इस तरह पेयर होके अलग हो गए थे, इस तरह meiosis में क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से अवे मूव हो जाते हैं। तो वो वाले फेज होता है एनाफेज 2, ऑप्शन ए। ठीक है, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एनाफेज में होता है, ये याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस इन। तो वायरस ना तो मोन्ड्रा में आता है, ना प्रोटिस्टा में आता है, और ना ही प्लांटी में आता है। इसकी कोई भी करेक्टरिस्टिक्स इन तीनों किंगडम में से किसी से नहीं मिलती। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ दीज। ठीक है,
अगला सवाल है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। असल में हाँ, वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, तो इसलिए हमने इसको नन ऑफ दीज में कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट है फेलिस कैटस। अब हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि कैटस, तो कैट आगे इसका ना, तो फेलिस कैटस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है मेंबर ऑफ विच किंगडम है सेल वॉल एंड आर हेटेरोडॉम। तो उस किंगडम का नाम बताना है जो जिसके पास सेल वॉल भी हो और वो हेटेरोटॉप। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। ये एक सेल का कंपोनेंट है जो सेल को शेप देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वाटर होता है ना सेल के अंदर, उसको बाहर स्केप आउट नहीं होने देता। तो ये फंक्शन हो गया सेल वॉल। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोटॉप। तो हेट्रोट्रॉफिक ऐसे एनिमल्स या प्लांट को बोलते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे किंगडम प्लांटी हो सकता है जिसके पास सेल वॉल तो होता है, लेकिन वो हेट्रोट्रॉफ नहीं होता। वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। यानी कि प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन फंगाई क्या होता है, उसके पास सेल वॉल भी होता है और वो हेट्रोट्रॉफ भी होता है, यानी कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो आंसर हो गया हमारे पास फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इन साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन सा मेथड है जिनसे साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म को लिखा जाता है। तो फोल्यूबेरा मस्टर्ड एक ऐसा साइंटिफिक नेम होता है जो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज करते हैं। यूजुअली करेक्ट वे जिस तरह हम ऑर्गेनिज्म को नेम के लिए जो साइंटिफिक नेम यूज करते हैं उसको हम फेब्योरा बस्टर्ड बोलते हैं। ये सिर्फ एक लर्न करने वाली चीज है। अगला है सेलेक्ट द मिसमैच। तो प्लांटी आ गया पीडोफाइटा में, ये भी करेक्ट है। फंगाई आ गया म्यूकोर में, ये भी ठीक है। प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये भी ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि मिसमैच बताना है, तो एनोमीलिया जो है वो अमोएबा नहीं है, अमोएबा की एग्जाम्पल नहीं है एनीमिलिया में। एनीमिलिया जो है, अमोएबा एनीमिलिया की एग्जाम्पल क्यों नहीं है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। अमोएबा आता है किंग प्रोटिस्टा में, और वो जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, और वो कॉलोनीज में पाया जाता है, यानी कि वो एक झुंड में पाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है तो एनीमिलिया में नहीं आ सकता, क्योंकि एनीमिलिया क्या होता है, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो ये हमारा एक मिसमैच हो गया। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है ये ना ए होगा ना सी और ना डी, तो आंसर होगा बी। और वो क्यों होगा, क्योंकि किंगडम डिवाइड होता है फाइलम में, फाइलम जो और क्लासिफाई होता है क्लास में, क्लासिफाई होता है क्लास क्लासिफाई होती है ऑर्डर में, ऑर्डर फिर फैमिली में, फैमिली देन क्लासिफाई होती है जीनस में, एंड एट द एंड जीनस क्लासिफाई होता है स्पीशीज। तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं किंग, इसकी एक शॉर्ट टेक्निक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रेट ग्रेट सूप। ठीक है, ये एक टेक्निक है, इस तरह से आपको ये याद रह सकता है। अगला है 11 वाला ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए हम किन किन चीजों को यूज करते हैं एक्सेप्ट इन, इसके अलावा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एनालॉगस क्या होता है। एनालॉगस होता है जिसके अंदर फंक्शन तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यानी कि कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऐसे बॉडी के पार्ट जिनके फंक्शन सेम हो लेकिन क्या हो, स्ट्रक्चर अलग हो। और होमोलोगस इसको बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, ऐसी स्टडी ऑफ जिसके अंदर जीन्स को हम स्टडी करें। ठीक है, जो हमारी हमारी आईज का कलर होता है, जो हमारे हेयर का कलर है, जो हमारी बॉडी का शेप है, ये सब कुछ जीन्स में शामिल है। इससे के थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं। तो वो जो इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होती वो है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल को, तो उसको हम एज अ क्लासिफिकेशन यूज नहीं करते, तो आंसर हो गया साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 है इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किंग मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
यानी कि किंगडम मेटाफाइटा में इनमें से सब आते हैं, किसके अलावा? तो एल्गाए के अलावा आते हैं, क्योंकि एल्गा है किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। और एंजियोस्पर्म, मैं आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एंजियोस्पर्म। उसके बाद जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं हम उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंड में जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट। तो ये सारी जो है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट, ये शामिल होते हैं किंगडम मेटाफाइट, ठीक है। और एल्गाई जो होता है वो किंगडम मेटाफाइटा में शामिल नहीं होते। 13 पर मूव करते हैं, मूव करेंगे। ये भी एमसीक्यूज ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच। तो मिसमैच प्रोटीन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन किससे मिलके बना है? बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बना है, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर वो जब सब मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी इसी तरह का जो होता है, ग्लूकोज जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बहुत सारे इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फैट्स की। जो है फैट जो है वो स्टार्च से मिलके नहीं बनता, फैट्स फैटी एसिड से मिलके बनता है, ओके। तो उसके बाद है डी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से जो है न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। जैसे कि इसमें न्यूक्लिक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, तो वो किससे मिलके बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉज। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है? जब ब्लड के अंदर रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन, रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता ब्लड, तो वो क्या हो जाता है? एनीमिया। उसके बाद बात करते हैं हम रिकेट्स की। तो रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और रिकेट्स यूजुअली बच्चों में होता है। उसके बाद है स्कर्वी। तो स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और क्यों होता है? जब कोई लेस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता है, कम फ्रूट और वेजिटेबल खाता है, तो स्कर्वी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेरी बेरी की। तो बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन बी 1 की कमी की वजह से होता है। अ, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी, सॉरी, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल्ड। तो वो कौन सा पीरियड कहलाता है जिसमें रैपिड ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो? तो डेवलपमेंट तो चाइल्डहुड में भी होती है, लेकिन वो फेज जिसमें ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही हो, लाइक चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान एक पीरियड आता है, उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अ, ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होती है। और जब ये जो लोग इस टाइम पर हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं मतलब के, तो वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं पूरे लाइफ में, ठीक है। तो एडोलेसेंस आपने याद रखना है कि एडोलेसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान में होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो यानी कि कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से डाइटरी इम्बैलेंस हो जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का? तो चिल्ड्रन में जब पुअर्टी होती है, जब पुअर्टी की वजह से या गरीबी की वजह से या उनको खाना कम मिल रहा हो रहा होता है, तो ये डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं क्वाशियोकोर। या आपने याद रखना है, जिसके अंदर खाना उनको पूरा नहीं मिल पाता, उनको न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल पाते, तो उनके अंदर एक डिजीज पैदा हो जाता है जिसको क्वाशियोकोर बोलते हैं। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इम्बैलेंस होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये वाला आंसर नहीं है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एन एनिमल दैट माइग्रेट्स ग्रेट डिस्टेंसेस
obtain greatest benefits from storing its energy as। तो जो एनिमल्स बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो है वो तय करते हैं, वो अपना खाना किस फॉर्म में प्रोड्यूस वो स्टोर करते हैं, तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये फैट्स नहीं, फैट्स। जैसे कि कैमल है, तो कैमल को क्योंकि सहरा में रहना होता है, बहुत ज्यादा सफर तय करना होता है, तो उसको अपने खाने को फैट के फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है, ताकि जब उसको वो जरूरत हो फूड की, तो वो उस फूड को इजीली, जब फूड की जरूरत हो तो फैट इजीली डिजोल्व हो जाएगा और उसको फूड मिल जाएगा, और इस तरह वो जिंदा रह पाएगा इतने टफ एनवायरनमेंट में भी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज करेंटली एसोसिएटेड विद इट्स यूज। तो आंसर क्या होगा, इनमें से हमें ऐसा विटामिन बताना है जो उसका यूज होता है। तो विटामिन के जो है वो प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं कराता। व्हाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। विटामिन सी जो होता है वो रिकेट्स को क्योर नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिकेट जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो विटामिन ई की वजह से स्किन कैंसर, ये भी गलत है। विटामिन ई की वजह से स्किन के कैंसर का कोई वो नहीं है, लेना देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है विटामिन ए इनकॉर्पोरेट इनटू द विजुअल पिगमेंट ऑफ द आई। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो यूजुअली फिशेज में मौजूद होता है, जो कि हमारी आईज को, आईज के पिगमेंट यानी कि आईज में जो हम कलर को डिटेक्ट कर पाते हैं अपनी आंखों से, हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा कलर है। तो ये सब जो है विटामिन ए हेल्प करता है। उसके अलावा ये भी हेल्प करता है कि कुछ लोगों की दूर की निगाह कमजोर होती है, कुछ लोगों की करीब की निगाह कमजोर होती है, तो इन सब का जो कनेक्शन है वो विटामिन ए की वजह से। जो लोग विटामिन ए कम कंज्यूम करते हैं उनके अंदर आईसाइट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। उसके अलावा उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पेप्सिन। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है जो पेप्सिन को डिस्क्राइब करती है। पहला ऑप्शन है इट इज मैन्युफैक्चर बाय द पेंक्रियाज। तो नहीं, पेप्सिन जो है वो पेंक्रियाज नहीं प्रोड्यूस करते, वो स्टमक प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इट हेल्प स्टेबलाइज फैट वाटर इमल्जन। तो फैट वाटर का भी जो काम है वो पेप्सिन नहीं करता, वो बाइल करता है। वो भी हम नेक्स्ट एमसीक्यू में पढ़ेंगे। इट्स स्प्लिट्स माल्टोज इनटू मोनोसेक्राइड्स। तो ये भी पेप्सिन नहीं करता। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है, किसकी मदद से, हाइड्रोलिसिस की मदद से। और क्या करता है, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस की मदद से तोड़ता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड में। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन, जो फर्स्ट एमसीक्यू में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से। तो फिर जब प्रोटीन टूटता है पेप्सिन की मदद से, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से, तो वो क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। तो ये आपने याद रखना है कि जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है पेप्सिन की मदद से, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अमाइनो एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बाइल सॉल्ट। तो क्या चीज करेक्ट है बाइल सॉल्ट के बारे में। दे आर एंजाइम। क्या बाइल जो है वो एंजाइम है, तो नहीं, वो एंजाइम नहीं है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड, नहीं है, मैन्युफैक्चर भी नहीं होते। दे इमल्सिफाई फैट इनटू ड्यूटेन। तो यस, ये वाला आंसर करेक्ट। और डी भी पढ़ लेते हैं। दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेप्सिन एक्शन। तो क्या ये पेप्सिन के एक्शन को बढ़ाता है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दे इमल्सिफाई फैट इनटू ड्यूटेन। यानी कि ये क्या करता है, बाइल क्या करता है, लिवर में बनता है और ये फैट को कन्वर्ट कर देता है। यानी कि फैट को क्या बना देता है, वाटर सॉल्युबल बना देता है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में। और ये किधर प्रोड्यूस होता है, ये ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इमल्सिफाई कर देता है फैट को, यानी कि वो फैट को वाटर सॉल्युबल बना देता है। उसके बाद है ऑल आर सोर्सेस ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट। तो सारी जो है वो कैल्शियम की सोर्सेज है, एक्सेप्ट यानी कि कौन सी चीजें जो कैल्शियम की सोर्स नहीं है। तो जो प्लांट से मिली हुई चीजें होती है उनके थ्रू ज्यादातर हमें कैल्शियम मिलता है। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये क्या है, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है, करेक्ट है। ब्रोकली, ये भी, इसके थ्रू भी हमें कैल्शियम मिलता है, और नट्स के थ्रू भी कैल्शियम मिलता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें कैल्शियम नहीं मिलता, एक्सेप्ट पूछा मैंने इसलिए। तो रेड मीट के थ्रू हमें कैल्शियम नहीं मिलता। हमें रेड मीट के थ्रू क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मीट के थ्रू, एग के थ्रू,
इन सब चीजों के थ्रू हमें प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फूड टेक प्लेस। तो जो फूड होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि वो किसके थ्रू पास होता है, यानी कि उसकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये है जाइलम। तो जाइलम से क्या होगा, जो वाटर होगा रूट्स के, ये रूट्स हो गई, और ये आ गए लीव्स। तो क्या होगा, जब रूट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी तो वो जाइलम के थ्रू लीव्स में आएंगे। तो फिर जब लीव्स से लीव जो है फोटोसिंथेसिस कर लेगा और फूड बना लेगा प्लांट का, तो फिर फ्लोएम के थ्रू वो जो फूड होगा वो रूट्स में आए, मतलब पूरी जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो इन्होंने भी यही पूछा था, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल फूड टेक प्लेस थ्रू। तो ऑर्गेनिक मटेरियल फूड किसके थ्रू पास होता है, तो वो पास होता है फ्लोएम के थ्रू। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है विच व्हाट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। तो वो कौन सी चीज होती है जो जाइलम के थ्रू वाटर को रेगुलेट करती है। यानी कि मैंने आपको बताया जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो क्या चीज होती है जिसकी वजह से इवेपोरेट होता है जाइलम से वाटर। तो जब ये सनलाइट पड़ती है इस तरह, सनलाइट पड़ती है इस तरह लीव्स पर, तो वाटर इवेपोरेट होता है, यानी कि वाटर ऊपर की तरफ मूव होता है, और जब वाटर मूव होता है ऊपर की तरफ तो आराम से वो लीव्स तक पहुंच जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, जब वाटर इवेपोरेट होगा लीव्स की ऊपर से, तो फिर क्या होगा, नीचे से रूट से और भी ज्यादा वाटर लीव्स की तरफ मूव करेगा। ये चीज आपने याद रखनी। जितना वाटर इवेपोरेट होता जाएगा लीव्स से, उतना वाटर सॉइल से क्या होगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा रूट्स में, और फिर वो लीव्स में जाता जाएगा। ये चीज भी आपने अच्छे से याद रखनी है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सरफेस कैन बी डिस्क्राइब एज गोइंग फ्रॉम सोर टू सिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग अब द फॉलोइंग वुड नॉट नॉर्मली फंक्शन एज अ सिंक। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिंक की तरह काम नहीं करता। फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सोर्स टू सिंक के थ्रू होती है। इसके थ्रू होती है सोर्स टू सिंक के थ्रू, जो कि नॉर्मली सिंक की तरह काम करती है। तो सिंक की जगह कौन काम करता है। तो जो सबसे पहली चीज हमने याद रखनी है कि जो सोर्स होता है वो लीव्स होता है, और जो रूट्स होते हैं वो सिंक होते हैं। और वो सिंक क्यों होता है, क्योंकि वो फूड को स्टोर करते हैं। तो हाँ, इसमें इन्होंने हमसे यही पूछा कि सिंक क्या होता है। सिंक क्या होता है, ग्रोइंग रूट्स होती है जो क्या करती है, स्टोर करती है फूड को। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि ह्यूमन की जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है। तो ह्यूमन की प्लाज्मा प्रोटीन में फिब्रिनोजेन जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन। तो आपको मैं बता दूं, ब्लड के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो बाइकॉन्केव जिसका शेप होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। अगला जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। उसके जो क्या होती है वो पुलिस होती है हमारी बॉडी की। जब भी कोई जर्म या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको फौरन से मार देती है, तो वो होता है डब्ल्यूबीसी। उसके अलावा होता है प्लेटलेट्स की, जब हमें चोट लगती है तो फिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं, वो हमारी चोट को आके कवर कर देते हैं ताकि खून बाहर ना आ। ठीक है, उसके अलावा अगला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, वो फिब्रिनोजेन होती है जो अब इन्होंने हमसे प्लाज्मा का ही पूछा तो इसका आंसर होगा फिब्रिनोजेन। वो इन सारे जो सॉलिड चीजें होती है इनको आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसलिए जो है प्लाज्मा होता है। और हमारी बॉडी में प्लाज्मा कौन सा यूज होता है, फिब्रिनोजेन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन हार्ट ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स फर्स्ट ड्रेन इनटू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्लड जब राइट आर्टिकल से राइट एट्रियम से सॉरी जब राइट वेंट्रिकल में जाता है पंप होने के बाद, तो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उससे वो चला जाता है लंग्स में। और लंग्स में जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि लंग्स से जाहिर है जाके उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपको पूरी कहानी समझ आ गई, मैं दोबारा बता देती हूँ।
कि राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन पंप होता है तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो किस में जाता है, लंग में। और लंग के बाद ही उन्होंने पूछा कि लंग से वो कहाँ ड्रेन होता है, तो लंग से वो ड्रेन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। रूट हेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्लांट बिकॉज, यानी कि रूट हेयर जो होते हैं वो प्लांट्स में क्यों होते हैं, उसका क्या पर्पज है। तो रूट हेयर का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब मिसाल के तौर पर ये जो है स्टेम है, ठीक है, यहाँ लीव्स आ गया, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, लीव्स। तो अब अगर छोटी सी रूट्स होगी तो वाटर आराम से बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे रूट हेयर्स होंगे तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और फिर जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो आराम से वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। A type of circulatory system blood flow through the spaces among tissues called। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो किन जगहों के थ्रू, टिश्यूज टिश्यूज में किन जगहों के थ्रू फ्लो करता है। तो मिसाल के तौर पर ये जो है ये दो टिश्यूज हो गई, ठीक है। अब ये जो दो टिश्यूज हैं इनके दरमियान ब्लड होगा वो किस तरह फ्लो होगा, तो वो ओपन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा, ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सर्कुलेटरी। तो आंसर होगा ओपन टाइप, क्योंकि ये ओपन है ना इजीली, क्योंकि नर्व्स के आर्टरीज और वेन्स के अंदर तो है नहीं। अगर जो आर्टरी वेन्स वगैरह में होता तो हम उसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये ओपनली आराम से सर्कुलेट हो सकता है तो इसलिए ये क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि वन ओनली, ओनली सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद है पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड, यानी कि वो पार्ट जो होता है रूट का, जो कि मिसाल के तौर पर ये जो है रूट का पार्ट है, ये रूट है, ये पूरी बड़ी सी रूट है, और इसके अंदर जो है एपिडर्मिस है, फिर क्या है, एंडोडर्मिस है। ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट होता है, जिस जगह जो कि उसके दरमियान होता है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉर्टेक्स। उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, यानी कि दरमियान वाला पार्ट, रूट। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो वो जो मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम हायर वाटर वाटर मॉलिक्यूल जब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, अगर यानी कि ये जो है हायर वाटर, ये एक जगह है जहाँ हायर वाटर पोटेंशियल है, और ये वो जगह है जहाँ लोअर वाटर पोटेंशियल है। तो जब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो फिर हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता तो हम जो है बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ने हायर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा होता है तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और वाटर पोटेंशियल अब तब बोलते हैं जब वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू वाटर पोटेंशियल, यानी कि जितना वाटर पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल जो वाटर के अंदर होता है उसको वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर, स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाक